नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया डेली न्यूज़ एनालिसिस 21 जुलाई 2021 में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। न्यूज़ नंबर 1, 2/3 ऑफ इंडियंस हैव एंटीबॉडीज शोज आईसीएमआर सर्वे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का 4th नेशनल कोविड सरो सर्वे हुआ था। इस सर्वे का रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है। इसमें से ये पता चला है कि इंडियन पॉपुलेशन में 2/3 के शरीर में ऑलरेडी SARS-CoV-2 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है। इसका मतलब यह है कि 1/3 के शरीर में अभी भी एंटीबॉडीज नहीं है। मतलब 40 करोड़ पीपल आर स्टिल वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। 1/3 मतलब 40 करोड़ हो जाता है। ये प्रेजेंट कौन किया है? आईसीएमआर का डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा। अब देखिए, डॉक्टर भार्गव साहब ने यह भी बोला, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड एरियाज विदाउट एंटीबॉडीज रन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन वेव्स। जिन स्टेट्स या जिन डिस्ट्रिक्ट्स के पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज की कमी है वो अभी भी वल्नरेबल टू इन्फेक्शन है। अगला वेव जब आएगा वो सबसे ज़्यादा रिस्क में रहेगा, राइट। अब देखिए, सर्वे नोटेड दैट मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन 6 to 17 ईयर वेर सेरो पॉजिटिव। बच्चों की बात करें, 6 से 17 साल के बीच में बच्चों में उनका भी सर्वे हुआ। उनमें से यह पता चला आधा से ज़्यादा बच्चों के शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, मतलब ज़ेरो पॉजिटिव है। वेल, सेरो प्रेवलेंस वाज सिमिलर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एंड अर्बन एरियाज में लगभग सेम ही था। एंड हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो 85% हेल्थ केयर वर्कर्स के शरीर में एंटीबॉडीज है अगेंस्ट SARS-CoV-2 एंड 1/10 ऑफ द HCW मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स वेर अनवैक्सीनेटेड। देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स का जो वैक्सीनेशन है सबसे प्रायोरिटी में हो जाना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा मतलब 1/10 ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स जो है अभी भी वो अनवैक्सीनेटेड है, राइट। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है डॉक्टर भार्गव साहब ने, नेशनल सेरो सर्वे इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लोकल स्टेट डिस्ट्रिक्ट वेरिएशंस। देखिए, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन के शरीर में एंटीबॉडी से ये बोल के आप लोग खुला घूमिए मत। अभी भी ऐसे स्टेट से, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से दे आर स्टिल वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस। तो जब तक 100% वैक्सीनेट नहीं हो जाए तब तक आपको सोशल, पब्लिक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल गैदरिंग जो है वो अवॉइड कर देना चाहिए। नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू बी डिस्करेज्ड एंड ट्रैवल शुड बी अंडरटेकन इफ ओनली फुल्ली वैक्सीनेटेड, राइट। तो स्टेट टू स्टेट जो इन्फेक्शन है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो सेरो सर्वे में ये रिजल्ट आया, इसका मतलब ये नहीं है आप अभी बिना टेंशन का, बिना कुछ प्रिकॉशन का बाहर निकलोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर भार्गव साहब ने क्लियरली बोला है। अब ये सेरो सर्वेलेंस होता क्या है दोस्तों? देखिए, सेरा का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो सेरो सर्वे आप बोल सकते हो एक ब्लड टेस्टिंग ही है बेसिकली। इसमें से ये पता चल जाता है कि आपके शरीर में एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है या नहीं, राइट। आप देखिए क्या लिखा है, इट सीक्स टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ डिसीज इन ए पॉपुलेशन बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। इट कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड टू चेक इफ ए पर्सन हैज डेवलप्ड इम्यूनिटी टू सर्टेन डिसीजेस। देखिए, उसका सेरो सर्वे का 2 पार्ट होता है। एक तो इसमें से ये पता चल जाता है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी है या नहीं, तो आप सेफ हो है। दूसरा ये है दोस्तों, मैंने आपको पहले कभी बोला है कि सेरो सर्वे में ये पता चल जाता है कि कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं एक वायरस से। अब देखिए, कुछ लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनके शरीर में कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था, मतलब एक वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड कितना हुआ है ये पता करने के लिए सेरो सर्वे ज़रूरी है। मतलब जितने लोगों के शरीर में एंटीबॉडी से, इसका मतलब ये नहीं वो भी इन्फेक्ट हुआ है। तो एक अथॉरिटी को ये पता चलेगा कि कितना कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, ये सेरो सर्वे से पता चल जाता है, ठीक है। एंड पास्ट इन्फेक्शंस कभी हुआ है ये भी पता चल जाता है। एंड टेस्टेड इम्यूनोग्लोबुलिन जी यूजिंग एलिसा। अब ये सेरो सर्वे होता किससे? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। असे का मतलब टेस्टिंग ही होता है। ये एलिसा टेस्ट बहुत फेमस है, HIV वायरस को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। The sera of samples were tested for IgG antibodies। देखिए, ये जो एंटीबॉडीज इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये ध्यान दीजिएगा। एंड कोविड इन्फेक्शन यूजिंग कोविड कवच एलिसा किट्स अप्रूव्ड बाय द ICMR। तो ICMR के कोविड कवच एलिसा किट से ये टेस्टिंग करते हैं। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच डेवलप्स इन मोस्ट COVID-19 पेशेंट्स एट अराउंड 2 weeks आफ्टर इन्फेक्शन एंड रिमेन्स इन द ब्लड इवन आफ्टर रिकवरी। समझ में आया आपको? मतलब COVID-19 इन्फेक्ट होने के बाद एट अराउंड 2 weeks आफ्टर इन्फेक्शन, 2 हफ्ते बाद आपके शरीर में, आपके ब्लड में एक एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
कोई एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब एलिसा एक टेस्ट है दैट डिटेक्ट्स एंड मेजर्स एंटीबॉडीज इन ब्लड। एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट है, वो है एलिसा। इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बन असे, राइट। ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है आपको जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में काम आएगा। अगला न्यूज़ है वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट स्कीम, जिसको ODOFP प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट स्कीम, ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ज रिसोर्सेज फ्रॉम ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए एंड फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स रहा है, कई सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मतलब क्या होता है? देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होता है जो सेंटर स्पॉन्सर करता है, पर इंप्लीमेंट करना होता है पर्टिकुलर स्टेट्स को जहां वो स्कीम इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और इसकी जो फंड शेयरिंग है वो भी रेशियो बेसिस में होता है। सेंटर कभी 70% लेगा, स्टेट को 30% लेना है। सेंटर कभी 60% भी लेगा, स्टेट को तब 40% लेना है। तो जनरल स्टेट्स के लिए ऐसा है, जो बैकवर्ड स्टेट्स है और जो हिली स्टेट्स है उनके लिए सेंटर कभी कभी 90% भी ले लेते हैं, ओनली 10% उन स्टेट्स को लेना पड़ता है। तो यह है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होता है, उसमें 100% फंडिंग सेंटर की तरफ से होता है। ठीक है, जैसे नमामि गंगा प्लान वगैरह है, वो सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप बोल सकते हो, राइट। अब देखिए कौन कौन सा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है एंड वेरियस अदर स्कीम्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का, एनिमल हस्बेंड्री का, डेयरिंग है। ये सब काम करेगा ODOFP के लिए। अब ये ODOFP क्या है? मेरा मतलब है जितने स्कीम सेंटर ने लॉन्च किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, वो सारे का जो रिजल्ट है वो ODOFP के लिए यूज करेगा। अब ये ODOFP क्या है? स्कीम अलॉट्स वन प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द कंट्रीज 728 डिस्ट्रिक्ट्स सो दैट देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज अंडर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। देखिए, सेंटर ने पूरे देश में 728 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन में एक क्लस्टर टाइप का बन जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और एक प्रोडक्ट के ऊपर जब फोकस करेंगे तो वही प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केटिंग मिल जाएगा एंड ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी स्कीम सेंटर ने लॉन्च किया है, इससे ये ODOFP में जितना प्रोडक्शन हो सके उतना करने की कोशिश में है। अब देखिए कौन कौन सा प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किया है। एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर है, एनिमल, पोल्ट्री, मिल्क, फिशरीज, एक्वाकल्चर, मरीन सेक्टर्स अक्रॉस द कंट्री, ये सारे चीज इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही नहीं, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, पोल्ट्री, मिल्क, फिशरी सब आता है, राइट। अब देखिए, आफ्टर टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड ICAR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। देखिए दोस्तों, पहले सेंटर ने क्या किया, सारे स्टेट्स को पूछा, अपने डिस्ट्रिक्ट से पूछो कौन से प्रोडक्ट आप चुन सकते हो आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, आप जो प्रोडक्ट में फोकस करते हो तो वो बोलो हमें, और उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे। अब कैसे हेल्प करेंगे गवर्नमेंट? देखिए, these identified products will be supported under the प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, जिसको PMFME स्कीम बोलते हैं, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आप देखिए, ये OFODP स्कीम में गवर्नमेंट ये PMFME स्कीम के थ्रू फंडिंग देता है, ये इंसेंटिव्स देते हैं प्रमोटर को एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ठीक है, द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफ पोटेंशियल फॉर बोथ डोमेस्टिक डिमांड एंड एक्सपोर्ट। आप देखिए दोस्तों, जितने भी प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किया ना, अब ये कौन कौन सा प्रोडक्ट्स है मैं इधर आपको बोल नहीं रहा हूँ, आप इनके साइट में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा प्रोडक्ट्स ऐसे आइडेंटिफाई किया। वैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप देखिए, ये जो ODOFP स्कीम के लिए PMFME की FME स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एक पैकेज लेके आया था। मतलब जितने हेल्प चाहिए प्रमोटर्स को या माइक्रो एंटरप्राइजेस को, इसी तरह ये ODOFP स्कीम को एक सक्सेस बनाने के लिए वो सब गवर्नमेंट कर रहा है। देखिए, लास्ट ईयर लॉन्च किया था, 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस आर टारगेटेड टू बी असिस्टेड विद क्रेडिट लिंक सब्सिडी। देखिए, 2 लाख से ज़्यादा माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑलरेडी अलोकेट किया है ओवर ए 5 पीरियड टू हेल्प क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग इन ODOFP प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, मार्केट करने के लिए। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सब के लिए गवर्नमेंट ने PMFME के थ्रू इंसेंटिव्स दे रहा है। ठीक है, ऑलरेडी 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस काम में लगे हुए हैं। अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज नियरली 25 लाख यूनिट्स। जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें देखिए 25 लाख यूनिट्स है, जिसमें 66% ऑलरेडी रूरल एरियाज में लोकेटेड है, एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू 74% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर। मतलब ये जो OFODP स्कीम के थ्रू जो काम चल रहा है, ये 75% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है,
रिमेनिंग 25% वर्क इन द ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज, बाकी जो है वो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो यह है ODOFP स्कीम। ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है आपको मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स में काम आएगा जनरल स्टडीज पेपर 3 में। अगला न्यूज़ है IIT रोपार डेवलप्स ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस एमलेक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपार जो पंजाब में है, इन्होंने एक ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस डेवलप किया है जिसका नाम है एमलेक्स, दैट सप्लाइज ए रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू द पेशेंट ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड ट्रिप्स व्हेन द पेशेंट एक्सेल्स CO2। अब देखिए ये जो एमलेक्स है इसका एक स्पेशलिटी है। देखिए नॉर्मल वेंटिलेटर जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर है वो काम कैसे करते हैं, वो हमारे नोज के ऊपर लगा हुआ रहता है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अब जब हम इनहेल करते हैं तब तो ठीक है ऑक्सीजन मिल जाएगा, जब हम CO2 एक्सेल करते हैं तब क्या है, तब भी ऑक्सीजन आता ही रहेगा ना। तो वो ऑक्सीजन जो है हमारी जो एक्सेलेशन के टाइप पे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो वेस्टेज है ना बेसिकली। तो ये जो वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक ट्रिपिंग सिस्टम बनाया है। मतलब जब हम इनहेल करेंगे तभी ऑक्सीजन आएगा, जब हम एक्सेल करेंगे ये जो ऑक्सीजन वाली पाइप है वो शट ऑफ होगा। समझ में आ गया ना। द प्रोसेस सेव्स ऑक्सीजन विच अदरवाइज अननेसेसरीली गेट वेस्टेड। जो अननेसेसरली वेस्टेज है ऑक्सीजन का वो इधर सोल्ड है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एस्केप्स फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द मग टू द एनवायरनमेंट इन द रेस्टिंग पीरियड। देखिए इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन के बीच में जो रेस्टिंग पीरियड होता है तब भी जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो वेस्ट होता है। तो ये जो ट्रिपिंग सिस्टम की वजह से ये जो वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से हमें पता है डिमांड ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन हैज जम्प मैनीफोल्ड। जब कोविड-19 पीक में था तब डिमांड ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी हाई में था और काफ़ी लोगों की मौत भी हो गया था, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये दिस वुड हेल्प इन स्टॉपिंग द अनवांटेड बेसिस ऑफ द सेम, राइट। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में और जनरल स्टडीज पेपर 3 में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है भारतीय मजदूर संघ अर्जेस प्राइम मिनिस्टर टू कन्वीन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एट द अर्लीस्ट। देखिए भारतीय मजदूर संघ आपने सुना होगा एक ट्रेड यूनियन है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इसको जल्दी ऑर्गेनाइज कीजिए टू होल्ड द स्पिरिट ऑफ ट्राईपार्टिज्म इन द कंट्री। अब ये ट्राईपार्टिज्म क्या होता है, इट रेफर्स टू द कोलैबोरेशन अमंग यूनियंस एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट इन तीनों के बीच में कोलैबोरेशन है, इसको ट्राईपार्टिज्म बोलते हैं। इसकी स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये रिक्वेस्ट किया है जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो होता था पहले उसको जल्दी से ऑर्गेनाइज कीजिए। ये हर साल होता था, अभी कुछ सालों से नहीं हो रहा है। द लास्ट ILC was held in 2015 as against the general practice of holding it every year। 2015 के बाद अभी तक हुआ ही नहीं। According to BMS several burning issues like that। देखिए BMS के हिसाब से कई सारे burning issues है जिसको एड्रेस करना है इस तरह की कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स का प्रॉब्लम है, लेबर लॉ रिफॉर्म्स का प्रॉब्लम है, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स का, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का, इनफॉर्मल सेक्टर लॉस ऑफ जॉब्स जो हुआ है कोविड-19 की वजह से, वेज रिडक्शन जो पैंडेमिक में हुआ है, सोशल सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीमेन वर्कर्स। तो ये सब कंसर्न्स है, ये सब बर्निंग इश्यूज को डिस्कस जल्दी से जल्दी इस तरह की लेबर कॉन्फ्रेंस के थ्रू करना है। BMS argued that since Indian Parliament has ratified Convention number 144 of International Labour Organization, it is now legal obligation। देखिए इंडियन पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन नंबर 144 रेटिफाई किया था, इसलिए BMS का कहना यह है एक लीगल ऑब्लिगेशन बनता है टू होल्ड ILC इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द ट्राइपार्टिट मैकेनिज्म। बेसिकली गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड यूनियन इन तीनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, एक बैलेंस लाने के लिए इस तरह की इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन नंबर 144 है जिसमें यह कहता है कि ट्राइपार्टिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक लीगल ऑब्लिगेशन बनता है कि इस तरह की लेबर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराना, राइट। अब देखिए इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इज द अपेक्स लेवल ट्राइपार्टिट कंसल्टेटिव कमिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज कंसर्निंग वर्किंग क्लास ऑफ द कंट्री। तो वर्किंग क्लास ऑफ द कंट्री इनकी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक ट्राइपार्टिट अपेक्स लेवल कंसल्टेटिव कमिटी है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। तो ये नॉर्मल लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करेगा। ऑल ऑफ द सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, central organization of employers, all state governments and union territories and central ministries departments concerned with agenda items are the members of ILC। तो ये ILC में मेंबर्स देखिए हर तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर से रिलेटेड है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है। फर्स्ट मीटिंग
कंडक्ट हुआ था 1942 में. एजेंडा ऑफ द ILC इज फाइनलाइज बाय द स्टैंडिंग लेबर कमेटी विच इज अगेन ए ट्राइपार्टिट बॉडी आफ्टर डिटेल डिस्कशन. ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बेसिकली इनके जो एजेंडा है वो कौन फाइनलाइज करते हैं, स्टैंडिंग लेबर कमेटी एक बनता है इनका, वही डिसाइड करते हैं, ये बोला गया है. राइट. जनरल स्टडीज पेपर 2 में एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा. अगला न्यूज़ है मंकी बी वायरस हैज कॉज्ड द फर्स्ट डेथ इन चाइना. देखिए चाइना की तरफ से एक न्यूज़ है. चाइना रिपोर्टेड द फर्स्ट मंकी बी वायरस इन्फेक्शन इन ह्यूमंस फॉलोइंग द डेथ ऑफ ए बीजिंग बेस्ड वेटेरिनेरियन इन मई. देखिए मंकी बी वायरस इन्फेक्शन के कारण पहला डेथ रिपोर्ट किया है चाइना की तरफ से, वो भी बीजिंग बेस्ड एक वेट के साथ ही हुआ है. वेटेरिनेरियन मतलब होता है एनिमल डॉक्टर आप बोल सकते हो जो इंजर्ड एनिमल्स को ट्रीट करते हैं. ये 53 ईयर का था. who work for an institution that works with non-human primates had dissected 2 dead monkeys in March. इन्होंने ये वेट था तो इन्होंने 2 डेड मंकीज को डिसेक्ट किया था. बेसिकली जो पोस्टमार्टम होता है ना दोस्तों वो किया था, तो इसी की वजह से उन मंकीज से इनको इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ होगा, यही पता चल रहा है. डिजीज हैड शोन अर्ली ऑनसेट सिम्टम्स इंक्लूडिंग वोमिटिंग नोजिया. तो इसका सिम्टम्स भी इन्होंने शो किया था, वोमिटिंग नोजिया टाइप का जो हाई फीवर में होता है. वेट्स डेथ हैज पैक्ड पैनिक एमिड द रेजिंग कोविड-19 पैंडेमिक. देखिए चाइना में ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक से परेशान है, तो ये जो डेथ है ये भी काफ़ी परेशान किए उनको. ये जो पर्टिकुलर वायरस है ये 1932 में सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया था एंड इन्फेक्टेड ओनली 50 पीपल टिल 2020. ऑफ दिस 21 पीपल डाइड. ठीक है, 2020 तक 1932 में पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ था और 2020 तक ओनली 50 पीपल को ये इन्फेक्ट हुआ था और उसमें से 21 पीपल का डेथ भी हुआ था. इट इज सेड दैट देयर वर नो फैटल और इवन क्लिनिकली एविडेंट बीवी इन्फेक्शंस इन चाइना बिफोर. देयरफॉर वेट्स केस मार्क्स द फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन केस विद बीवी आइडेंटिफाइड इन चाइना. राइट. इससे पहले चाइना में इस तरह की फैटल मंकी बी वायरस इन्फेक्शन हुआ ही नहीं था, तो ये जो इन्फेक्शन केस है ये पहला केस माना जा रहा है चाइना का. ठीक है. द वायरस इनिशियली आइसोलेटेड इन 1932 इज एन alpha herpes virus enzootic in macaques of the genus Macaca. B virus is the only identified old world monkey herpes virus that displays severe pathogenicity in humans. तो बेसिकली ये कौन सा मंकीज में दिखता है जिसको मैकाकू बोलते हैं. मैकाकू आपने सुना होगा, लैंड टेल मैकाकू इंडिया में दिखता है, एक एक्सटिंक्ट एनिमल है बेसिकली, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट एनिमल आप बोल सकते हो. ये मैकाकू एनिमल्स में ये वायरस दिखा था 1932 में एंड दिस इज द ओनली आइडेंटिफाइड ऑल वर्ल्ड मंकी हेर्पेस वायरस दैट डिस्प्लेस पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमंस. ऐसा एक ही वायरस है जो ह्यूमंस में इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और हाई फैटेलिटी रेट भी है. ठीक है. इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ बॉडली सेक्रेशंस ऑफ मंकीज एंड हैज ए फैटेलिटी रेट ऑफ 70% to 80%. देखिए कैसे स्प्रेड होता है, मंकीज का जो बॉडली सेक्रेशंस है उससे होता है. एंड अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मैकाकू मंकीज कॉमनली हैव दिस वायरस. मैंने पहले ही बोला आपको मैकाकू मंकीज में कॉमनली वायरस दिखता है. इट कैन बी फाउंड इन देयर. ये जो वायरस इनके सलेवा में, पूप में, यूरिन में और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू में रहता है. ठीक है. एंड वायरस में ऑल्सो भी फाउंड इन सेल्स कमिंग फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मंकी इन लैब. अगर कोई लैब में लेके आया जैसे अभी इनके साथ हुआ है, वो लैब में एक मंकी को डिसेक्ट कर रहा था तभी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. दिस कैन सर्वाइव फॉर आवर्स ऑन सर्फेसेस पर्टिकुलरली व्हेन मोइस्ट सर्फेसेस में. देखिए कोई ह्यूमन बॉडी या मंकी बॉडी के अंदर ही सर्वाइव करना ज़रूरी नहीं है. अगर ये बाहर निकल गया तो सरफेस में भी काफ़ी घंटों तक, अगर मॉइस्ट है तो काफ़ी घंटों तक ये सर्वाइव कर पाएगा, तो वेरी डेंजरस है. करंटली देयर आर नो वैक्सीन दैट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट बी वायरस इन्फेक्शन. ठीक है. कोई वैक्सीन अभी तक फाइंड नहीं किया है. आप देखिए, आप ये जो मंकी फीवर इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में जो रिपोर्ट किया था उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा. ठीक है. मंकी फीवर अलग है, उसको क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज बोलते हैं मंकी फीवर को. ठीक है. इसे यूनिक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अलोंग द बेल्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया. वो जो डिसीज है दैट इज कॉज्ड बाय KFD वायरस. KFD वायरस मतलब वही है क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज. तो क्यासनूर एक फॉरेस्ट एरिया वेस्टर्न घाट्स में, इसलिए ये नाम है. तो मंकी फीवर अलग है, ये जो मंकी बी वायरस है ये अलग है. ठीक है. ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है आपको जनरल स्टडीज पेपर 2 में हेल्थ इश्यूज में आएगा. अगला न्यूज़ है गवर्नमेंट इश्यूज ₹50,000 करोड़ टू बिल्ड 6 सबमरीन्स, प्रोजेक्ट 75 इंडिया. देखिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डिफेंस टेक्नोलॉजी. ठीक है. ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर इंडिया 6 सबमरीन्स बनाएगा इंडिजीनियसली. तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये टेंडर इशू किया है और ये मिला किसको है, लार्सन एंड टूब्रो एंड मजागोन डॉकयार्ड्स लिमिटेड को. राइट. देखिए, और ये जो सबमरीन्स बनाएगा ये कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होगा. देखिए सबमरीन्स में कन्वेंशनल सबमरीन्स मतलब वो सबमरीन्स होता है जो डीजल इलेक्ट्रिक
इंजन से चलता है, ठीक है, और एक न्यूक्लियर सबमरीन्स होता है। और दिस सबमरीन्स विल बी बिगर देन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स विच आर बीइंग बिल्ट एट मज़गाओं डॉकयार्ड्स लिमिटेड मुंबई। जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स ऑलरेडी मज़गाओं डॉकयार्ड में बन रहा है, स्कॉर्पियन क्लास भी डीजल इलेक्ट्रिक ही है, ये भी ध्यान दीजिएगा, उससे भी बड़ा होगा ये जो सबमरीन्स बना रहा है, राइट। अब ये जो दो कंपनी से इंडियन लार्सन एंड टूब्रो एंड मज़गाओं डॉकयार्ड्स लिमिटेड है, they would now select one partner each from 5 global original equipment manufacturers। अब देखिए उनको पार्टनर सेलेक्ट करना है। पार्टनर मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जो सबमरीन का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है जिसको ओईएम बोलते हैं, वो 5 कंट्रीज में है। एक जर्मनी में है, फ्रांस में है, साउथ कोरिया में है, रशिया में है, स्पेन में है। तो इन कंट्रीज में से एक एक करके पार्टनर्स को चूज करेंगे इनको हेल्प करने के लिए। तो वही उनको ओरिजिनल इक्विपमेंट्स जो सबमरीन्स बनाने के लिए चाहिए होता है, स्पर्स जो चाहिए होता है, वो इश्यू करेगा, राइट। सबमरीन्स विल बी इक्विप्ड विद हेवी ड्यूटी फायर पावर, विल हैव एंटी शिप क्रूइज मिसाइल जिसको एससीएम बोलते हैं, अलॉन्ग विद मिनिमम 12 लैंड अटैक क्रूइज मिसाइल। सो इतने सारे पेलोड्स होंगे इस सबमरीन्स के अंदर। प्रोजेक्ट इज बीइंग कैरिड आउट विद द एम ऑफ प्रमोटिंग इंडिया एज अ डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। तो इंडिया को एक डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काफ़ी सारे पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी है, तो ये भी इसी में से एक कंसिडर किया जा रहा है। अदर एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू एस्टैब्लिश एन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इन द कंट्री विच विल बी कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाएंगे जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस का फर्दर रिक्वायरमेंट्स जो फ्यूचर में होने वाला है उस सबको हैंडल करेगा। एंड प्रोजेक्ट 75 इंडिया के बारे में, it is one of the largest making India project which is being undertaken by the government. It is being undertaken to protect the Indo-Pacific region and ensure self-reliance। तो और एक ऑब्जेक्टिव आप ये बोल सकते हो प्रोजेक्ट 75 का कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ाने के लिए एंड सेल्फ रिलायंस पाने के लिए इस तरह की मेक इंडिया प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया भूलिएगा मत, ये सबमरीन से रिलेटेड है एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, राइट। जनरल स्टडीज 2 में डिफेंस टेक्नोलॉजी, जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है इंडिया इज वेलकम टू ज्वाइन चाइना साउथ एशिया ग्रुपिंग। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक जब पीक में था ना, तब ये चाइना लेड एक साउथ एशियन इनिशिएटिव फॉर कोविड-19 वैक्सीन एंड पॉवर्टी एलिवेशन सेटअप किया था, जिसमें साउथ एशिया में से काफ़ी सारे कंट्रीज मेंबर्स थे। इंडिया एंड भूटान को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया था। तो इंडिया तभी चिंता में था, ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना का और कोई नया प्लान तो नहीं है। पर अभी बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर ने यह बोला है कि इंडिया इज वेलकम टू ज्वाइन, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है इंडिया को एक्सक्लूड करने का। इंडिया इज ओपन टू ज्वाइन, इंडिया चाहे तो ज्वाइन हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक चाइना साउथ एशिया ग्रुपिंग के थ्रू क्या क्या बनाया है। चाइना साउथ एशियन कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाईज रिजर्व, पॉवर्टी एलिवेशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर सेटअप इन चाइना ऑन जुलाई 8। बेसिकली जुलाई 8 को बनाया था ये जो इमरजेंसी सप्लाईज रिजर्व है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर है, राइट। आप देखिए ये कब बनाया था। दिस वाज द आउटकम ऑफ द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इतने सारे मेंबर्स है इसमें, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, राइट। तो तब से हम ये सोच रहे थे इंडिया एंड भूटान को क्यों ये अलग किया। सॉरी, इंडिया भूटान नहीं, इंडिया भूटान एंड मालदीव्स भी है, ठीक है। तो इन 3 कंट्रीज को ये अलग किया था। अब और एक टेंशन की बात यह है एब्सेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ग्रुपिंग एज वेल एज फ्रॉम ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन ऑन कोविड रिलीफ। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी सारे कोविड रिलीफ कंसल्टेशंस भी हुआ था चाइना की तरफ से, ठीक है। सारे सार्क मेंबर्स के साथ हुआ था, अदर देन इंडिया एंड भूटान। इंडिया भूटान को छोड़ के बाकी सारे सार्क मेंबर्स के साथ चाइना जो है काफ़ी कोविड रिलीफ कंसल्टेशन किया था। तो सम एक्सपर्ट्स टू सजेस्ट दैट दिस वाज मेंट टू बी अ माइनस इंडिया इनिशिएटिव। तो ऐसा लग रहा था साउथ एशिया में चाइना एक माइनस इंडिया इनिशिएटिव लेके आ रहा है, मतलब ऐसे ग्रुपिंग्स बनाओ जिसमें केवल इंडिया नहीं होगा। तो ऐसे इंडिया सोच रहा था। इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑफ ऑल 8 सार्क नेशंस दैट हैज नॉट रिक्वेस्टेड और एक्सेप्टेड चाइनीज कोविड वैक्सीन, ठीक है। सार्क कंट्रीज में एक ही कंट्री है इंडिया जो चाइना से अभी तक कोविड वैक्सीन रिक्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। और ऊपर से बांग्लादेश का कहना यह भी है इंडिया ने उनको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन दिया था वैक्सीन मैत्री के थ्रू, और सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन अभी तक दिया नहीं है, इसलिए हमने चाइना से हेल्प मांगा और चाइना ने हमको वैक्सीन दिया। ऊपर से भूटान ने भी रिसेंटली चाइना से कई सारे वैक्सीन लिया है, श्रीलंका ने लिया है। तो चाइना इस कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे भी ऐसा कुछ ग्रुपिंग बना रहा है जिसमें इंडिया को अवॉइड करना चाह रहा है। तो बांग्लादेश बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और चाइना ऑलरेडी दोस्त बन चुका है। बांग्लादेश को भी चाइना डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश में है, बेचारे बांग्लादेश को शायद ये पता ही नहीं चल रहा है, राइट। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस,
इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज ओवर इंडिया में आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़ काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, रॉकेट्स टारगेट काबुल प्रेसिडेंशियल पैलेस। देखिए, अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच में जो फाइट्स चल रहा है, वो सबके बारे में हर दिन आप न्यूज़ पढ़ते होंगे। हमने भी 2 वीडियो बनाया था। एक तो ये बनाया था कि यूएस एंड नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान से जाने के बाद अफगानिस्तान का क्या हाल होने वाला है। दूसरा ये बनाया था इंडिया ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स किया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स किया है अफगान में, और इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या क्या है। वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो में। अब देखिए, कल कुछ ज़्यादा ही हो गया। एटलीस्ट 3 रॉकेट्स हिट नियर द प्रेसिडेंशियल पैलेस। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गानी साहब के जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, उनके सामने 3 रॉकेट्स का बॉम्बार्डमेंट हो गया। और ये किया कौन? इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने एक्नॉलेज किया है, हमने ये किया है उनका अमाक न्यूज़ चैनल के थ्रू। और कल मुस्लिम हॉलीडे था, ईद अल अधा, इसी के लिए अफगान जनता को एड्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट अशरफ गानी निकलने वाले थे, उससे पहले ही ये कांड हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये पैलेस जो है अफगानिस्तान का प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है हाईली सिक्योर्ड जोन में है, इसको ग्रीन जोन बोलते हैं। इतना जल्दी उधर कुछ बॉम्बार्डमेंट हो नहीं सकता। देखिए, अफगानिस्तान जैसे कंट्री में अगर प्रेसिडेंट को रखना है तो हाईली सिक्योर्ड जोन में ही रखेगा। देखिए, इसका स्पेशलिटी क्या है? पैलेस इज इन द मिडल ऑफ ए सो कॉल्ड ग्रीन जोन। इट इज़ फोर्टिफाइड विद जैंट सीमेंट ब्लास्ट वार्स, बड़े बड़े दीवार बनाया हुआ है, एंड बार्ब्ड वायर है, एंड स्ट्रीट्स नियर द पैलेस हैव लॉन्ग बीन क्लोज्ड ऑफ। पैलेस के नियर जितने भी स्ट्रीट्स है वो सब क्लोज्ड है, हम जनता उधर घुस ही नहीं सकते। तो इतना हाई सिक्योर्ड एरिया है, उधर ही इस्लामिक स्टेट ने 3 रॉकेट्स फायर किया है। राइट, ये बॉम्बार्डमेंट केम एज द यूएस एंड नाटो कंप्लीट देयर फाइनल विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। ये बात आपको पता ही होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फोर्सेस एंड नाटो के जो फोर्सेस है वो अपना फाइनल विड्रॉल कर चुका है अफगानिस्तान से। तो अफगान जनता अभी टेंशन में है, इनके जाने के बाद अफगान में क्या होने वाला है। ऊपर से तालिबान जो है धीरे धीरे करके सारे डिस्ट्रिक्ट कैप्चर करते हुए नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। तालिबान बोल रहा है वो सुधर गया, पहले जैसे गवर्न करते थे अब नहीं करेंगे, हम विमेन राइट्स को मानेंगे, ह्यूमन राइट्स को, और हम देखेंगे, मतलब अच्छी तरह हम गवर्न करेंगे, आप टेंशन मत लो। पर तालिबान है, उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा? तो अफगान की जो जनता है वो टेंशन में है कि तालिबान जैसे वो कैप्चर करते हुए नजर आ रहा है, वो सारे टेंशन में है। ठीक है, अब जो withdrawal is more than 95% complete and the final US soldier will be gone by August 31, President Joe Biden said in an address earlier this month। ठीक है, प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इस मंथ के पहले ही बोला था अगस्त 31 से पहले फाइनल यूएस सोल्जर भी उधर से निकल जाएंगे। तालिबान हैव नो इंटेंशन एंड विलिंगनेस फॉर पीस, मिस्टर गानी सर। मिस्टर गानी साहब ने यह बोला है तालिबान हैव नो इंटेंशन, मतलब शांति समाधान के लिए उनका कोई प्लान ही नहीं है जैसे वो काम कर रहा है। हाउर अफगान फोर्सेस हैव कंप्लेंट अबाउट बीइंग लेफ्ट विदाउट रीइंफोर्समेंट एंड सप्लाईज। अब देखिए अफगानिस्तान में हाल क्या चल रहा है, अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस एंड तालिबान के बीच में फाइट चल रहा है। अब अफगान फोर्सेस ये कंप्लेन कर रहे हैं हमारे पास कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, कोई सप्लाईज नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे इनके साथ, जबकि तालिबान के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। एंड ऑफन रनिंग लॉ ऑन फूड एज तालिबान एडवांस्ड इन मेनी इंस्टेंसेस अफगान ट्रूप्स सरेंडर्ड रादर देन फाइट। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुआ अफगान ट्रूप्स को तालिबान के सामने सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, आफ्टर दे पुल आउट यूएस एंड नाटो आर कमिटेड टू स्पेंडिंग $4 billion एनुअली ऑन अफगान फोर्सेस अंटिल 2024, मेजोरिटी ऑफ दैट मनी कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन। देखिए यूएस एंड नाटो फोर्स चले तो जाएंगे, पर इन्होंने एक चीज इंश्योर किया है हर साल 2024 तक, ठीक है, मतलब अभी तो 2021 हो गया, 22, 23 एंड 24 तक $4 billion एनुअली प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान के लिए। ठीक है, इतना वो बोल के गया है। तो यही था जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरी वीडियो से। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जितने भी पेंडिंग PDFs है मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।